322 नाम का वेक्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए ये एक प्लाज्मिड का नाम है, PBr 322 क्या है, एक प्लाज्मिड का नाम है, जिसके फीचर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और याद रखना ये जो प्लाज्मिड है ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, इसको हमने आर्टिफिशियली तैयार किया है। क्लियर है? और इस प्लाज्मिड की फुल फॉर्म होती है प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिग्वेज। ये दो लोग थे जिन्होंने मिलके इस प्लाज्मिड को क्रिएट किया था, और जिस लैब नंबर में किया था वो लैब नंबर है 322, जिस वजह से इसको नाम दे दिया गया प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिग्वेज, एंड लैब नंबर इज 322। PBr 322 का मतलब ये है। और ये एक प्लाज्मिड है, याद रखना। और ये प्लाज्मिड को हमने इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, आर्टिफिशियली बनाया है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्लाज्मिड है, नेचुरल कंडीशन में आपको ऐसा प्लाज्मिड नहीं मिलेगा। लेकिन ये कन्वेंशनली सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लाज्मिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास में वो तीनों फीचर्स हैं जो किसी प्लाज्मिड के अंदर होने चाहिए। किसी भी प्लाज्मिड के पास में तीन मेन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, उसके पास में ओरिजिन हो, और ऐसा ओरिजिन हो जो सपोर्ट करता हो हाई कॉपी नंबर को, मतलब जो जाके जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करवाने में मदद करे। तो सबसे पहला जो किसी प्लाज्मिड के पास में फीचर होना चाहिए वो है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बिना ओराई के कोई भी प्लाज्मिड बेकार है, बिना ओराई के कोई भी प्लाज्मिड काम नहीं कर सकता। ठीक है, और हमें ऐसा प्लाज्मिड चाहिए, हमें ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जिसका ओराई क्या कर सकता हो, हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर सकता हो। हाई कॉपी नंबर का मतलब है कि वो जल्दी जल्दी से डीएनए रेप्लिकेशन को करवा सकता हो। क्लियर है मेरी बात आपको? और दूसरा मैंने बताया कि इसके पास में दूसरी चीज होनी चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। ये बहुत मार्कर इसलिए किया जाता है, ध्यान से समझना सभी लोग, बेटा बात नहीं करो, बात नहीं करो। फिर देखो तुम, देखिए यहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल है, आपने एक आरडीएन और एक PBr 322 है। ध्यान से सुनना, ये PBr 322 है, ये भी PBr 322 है। इसका आरडीएन लग रहा है, डीएनए नहीं करा, ये सीधा PBr 322 है, मतलब ये ऐसा प्लाज्मिड है बस। मैंने इस वाले प्लाज्मिड को इसमें भेज दिया, डीएनए वाले को, बताना मुझे आप, जिसके अंदर ये गया आरडीएनए, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, गया हो, नॉर्मल प्लाज्मिड गया हो, बाहर से डीएनए जाना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बाहर से कोई डीएनए नहीं भेजा गया, तो ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे अगर मैं इसे कहूं पहला वाला है, मैं कहता हूं कि दिस इज ट्रांस, देखिए जी, जब भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे होंगे ना, ये 1, 2 और 3, ये तीनों तरीके की बैक्टीरियल सेल तैयार होंगे वहां पे, तीनों तरीके के बैक्टीरियल सेल तैयार होंगे। और आपको केवल ऐसा बैक्टीरिया चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ आरडीएनए लेके चल रहा हो। आपके लिए केवल यही यूजफुल है। ठीक है, यही यूजफुल है, ना तो आप ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे और ना ही आपको ये चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो इसीलिए आपको क्या करना है, इनके बीच में सिलेक्शन करना है। इनके बीच में क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है। आपको केवल इन बैक्टीरिया को जिंदा रखना है। किनको? इन वालों को, ट्रांसफॉर्मेंट विद आरडीएनए, क्योंकि ऐसे ही बैक्टीरिया आपके काम के हैं, क्योंकि इनके साथ में क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो प्रोडक्ट बनाएगी आपकी। इनके अंदर कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं थी, आरडीएनए इनके पास में नहीं था, तो ये कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये बेसिकली अगर आप इन्हें ग्रो भी कर लें तो वहां पे आपको किसी प्रोडक्ट की यील्ड ये नहीं देने वाले हैं,
कोई प्रोडक्टिविटी नहीं देने वाले। हाँ, बशर्ते ग्रो कर जाएंगे, ग्रो करने में कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, ये भी ग्रो कर जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि आप किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ मीडियम दीजिए वो ग्रो करेगा, आप उसको सुटेबल कंडीशन दीजिए वो ग्रोथ करेगा। बस आपको ऐसे वाले बैक्टीरिया ग्रो नहीं करवाने। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बैक्टीरियाज को भी ग्रो करा लिया, तो उसमें आपको डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये कि आपका एक टाइम वेस्ट होगा ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराने में, और सबसे दूसरी बात यह है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो कल्चरिंग करने में लगेगी, पैसा जो खर्च होगा वो बर्बाद होगा। क्यों? देखो, बैक्टीरिया को तो चाहिए कि भाई आप हमें पालिए पोसिए और हमारे लिए फूड का इंतजाम करिए, सुटेबल कंडीशंस का इंतजाम करिए, आप उन्हें प्रोवाइड भी कर दीजिए, वो ग्रो कर जाएंगे। लेकिन इनसे आपको फायदा तो कुछ नहीं है, फायदा तो ऐसे वालों से है ना, जो आपको प्रोडक्ट बना के देने वाले वो ये है तीसरे नंबर वाले, इनसे तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आप चाहते हो कि सिलेक्शन करना मतलब आप चाहते हो कि ऐसे दोनों जो बैक्टीरियाज हैं ये मर जाएं, मतलब वहां पे ना बचे, और केवल जो सर्वाइव करें वो ऐसे वाले बैक्टीरिया सर्वाइव करें। और इन्हीं बैक्टीरियाज को सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे, किसकी मदद से? बायोरिएक्टर की मदद से। लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो बायोरिएक्टर में आप ऐसे बैक्टीरियाज को ले जाएंगे और इन्हीं की कल्चरिंग करवाएंगे, और वहीं पे जाके ये बैक्टीरियाज को जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाएगा, इनको ग्रोथ कंडीशंस दी जाएंगी, तो ये बैक्टीरिया आपके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने इनके साथ जोड़ी थी, फॉर एग्जांपल ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन वाली थी, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे, जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे तो ये इंसुलिन जीन उनके अंदर एक्सप्रेस होगी और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे। आप उसी कल्चर से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करोगे और वो आपको प्रोडक्टिविटी देगा, लेकिन ये आपको कुछ नहीं देंगे। तो इसीलिए सिलेक्टेबल मार्कर का इंतजाम मतलब करते हैं इसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। किसके नाम है उसका? PBR322। तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जो सिलेक्टेबल मार्कर होगा, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज क्या है? आप सिलेक्शन करना चाहते हो दो चीजों में। सबसे पहला सिलेक्शन आपको करना है बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सबसे पहला तो सिलेक्शन यही है। आप ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो सबसे ज्यादा बेकार कौन से है? ये। पहले आप इन्हें मारेंगे। फिर दूसरा सिलेक्शन करना है ट्रांसफॉर्मेंट विद आरडीएनए और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये दूसरा सिलेक्शन होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेक्शन पहले तो हमने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को खत्म कर दिया, और दूसरा सिलेक्शन हमें करना है बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आपको ये वाले नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए, तो इनका सिलेक्शन करना है। फाइनली ये सिलेक्ट आउट होके आएंगे आपके पास में, और इन्हीं को लेके आप आगे की कल्चरिंग करेंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो मैंने बताया किसी भी प्लाज्मिड के पास में तीन फीचर मेन है। पहला उसका ओराई, दूसरा उसका सिलेक्टेबल मार्कर। अभी मैंने सिलेक्टेबल मार्कर को थोड़ा सा भी नहीं बताया, बस मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन बताया है कि बेसिकली ये क्या करते हैं। अब ये क्या होंगे, कैसे होगा, ये सब आपको अभी बताया जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। अब तीसरी चीज जो किसी प्लाज्मिड के पास में होनी चाहिए वो होती है बेटा क्लोनिंग साइट। क्या कहते हैं उसे? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात का, क्लोनिंग साइट का मतलब होता है कि आप किस जगह पे अपने इस फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा रहे हैं। क्लोनिंग साइट वो जगह है किसी पीबीआर में, जैसे ये पीबीआर है, तो इस पीबीआर के किस हिस्से में आप बाहर की जीन को जोड़ना पसंद करेंगे, ये होती है क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट के लिए इसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या होती हैं? साइट्स दी होती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक PBR322 ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक PBR322 ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे उसका ओरिजिन है, ये उसका सीक्वेंस है, क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, या ओराई कह लीजिए, जो सबसे पहली चीज थी। उसके अलावा एक यहाँ पे एक रीजन होता है जिसे आरओपी रीजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? आरओपी, रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड कहते हैं इसे, ठीक है, इसे रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड कहते हैं। ये रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड क्या करता है? ये चेक करता है कि कॉपी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, किसी भी प्लाज्मिड का कॉपी नंबर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसके प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को बढ़ने से रोकने का काम इसका आरओपी का होता है। आरओपी के ऊपर ही एक क्लोनिंग साइट होती है, किस एंजाइम के लिए होती है? पीबीयू सेकंड के लिए। किसके लिए? पीबीयू सेकंड नाम का एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस जगह पे कट कर सकता है।
इसके जस्ट ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है एक साइट जो होता है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिसे हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कहेंगे, जिसे हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कहेंगे। और इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन साइट होगी वो प्रेजेंट होती है BAMH1 नाम के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ठीक है, उसके अलावा आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी? हिंड थर्ड के लिए। और यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी, वो किसके लिए मिलेगी? इकोर 1 के लिए। उसके अलावा यहां पे दूसरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दीजिए, ये है AMPR। ठीक है, उसके अलावा साइट ये PVU सेकेंड लिखा है, या BAMH1 लिखा है, या हिंड थर्ड लिखा है, या CLA1 लिखा है, या इकोर 1 लिखा है, या PVU फर्स्ट, या PST1, ये जो भी साइट्स लिखी हुई हैं ये सारी की सारी क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट का मतलब है कि ये वो जगह है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके एक्ट करता है, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट करने का काम करता है। तो ये क्लोनिंग साइट्स हैं। अब सपोज करो अगर आपको किसी बाहर के डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ में जोड़ना होगा, और याद रखना एक बात और, ये जो AMPR है और ये जो TTR है, ये दोनों आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और इन्हीं को आप कैसे यूज करते हो? आप सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे। यही दोनों क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर हैं आपके, यही दोनों सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज किए जाने वाले हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बोली कि जो क्लोनिंग साइट है, क्लोनिंग साइट के लिए आपको इनमें से कोई भी साइट यूज करनी हो सकती है। मतलब इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस जगह पे अपने डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जब भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास में ना ये 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो हम क्या करते हैं जनरली एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों जगहों में से एक जगह को यूज कर सकते हैं क्लोनिंग साइट के तौर पे। मतलब फॉरेन डीएनए को या तो इस जगह पे जोड़ दो या इस जगह पे जोड़ दो। ठीक है, और दूसरी बात, कभी भी आप जब क्लोनिंग साइट बना रहे होंगे तो उस समय पे आपको मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट का यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना मल्टीपल का? क्योंकि सपोज करो आपने यहाँ पे BAMH1 को यूज कर लिया, साथ में आपने CLA1 को यूज कर लिया और PST थर्ड को यूज कर लिया, तो देखो एक बड़ा फ्रेगमेंट ये बन जाएगा, दूसरा फ्रेगमेंट ये बन जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, और तीसरा फ्रेगमेंट ये बन जाएगा। तो इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी अगर आपने 2 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि मिनिमम एटलीस्ट 2 ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करे जाएं। क्यों? क्योंकि 2 ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बीच की जो साइट है उसकी जगह पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको सभी को? और अगर हमने मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट का इस्तेमाल किया तो उससे क्या होगा, जो प्रोसेस है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वो क्या हो जाएगी? कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। कॉम्प्लिकेट कैसे हो जाएगी? अगर सपोज करो इसके 1, 2 और 3 फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो ये तो वेक्टर ही नहीं बचेगा, तो आप किसके साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करोगे? तो आप कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए केवल 2 ही रेस्ट्रिक्शन साइट को यूज करेंगे, और यही क्लोनिंग साइट है बेसिकली। क्लोनिंग साइट मतलब ये हो गया, और सपोज करो आपने ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इतना फ्रेगमेंट यहाँ से कटेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इसी जगह पे आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? और इसी वजह से इसे मैं क्या कहूंगा? क्लोनिंग साइट कहूंगा। तो क्लोनिंग साइट के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स, अगर आप मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वहां पे उसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे किसके? PBr322 के, और वो क्या करेगा, आपके प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा। वो प्रोसेस को क्या कर देगा? कॉम्प्लिकेट कर देगा। ठीक है, तो आपको देखो यहां पे इसमें ओराई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन याद नहीं रखनी है, क्लोनिंग साइट में ज्यादा इंफॉर्मेशन याद नहीं रखनी है। जो मेनली हमें एम्फेसिस करना है वो है सिलेक्टेबल मार्कर को, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इससे ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिलेक्टेबल मार्कर से मिलेंगे। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर को, तो ध्यान से सुनिएगा सिलेक्टेबल मार्कर में कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो मैंने बताया आपको सिलेक्टेबल मार्कर बताने से पहले हमारे पास में 3 टाइप की सेल तैयार हुई थी। एक सेल तो थी जिसे हमने कहा था सीधा सीधा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्या कही थी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी वाली को हमने कहा था
ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और तीसरी जो हमने पढ़ी थी वो थी ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम यहां पे सिलेक्शन करेंगे इनके बीच में। देखो जी, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या कर सकती है? सबसे पहले 4 एंटीबायोटिक के नाम दे रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एंटीबायोटिक कोई सी भी हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल और केनामाइसिन, है ना? एम्पिसिलिन कोई बात नहीं यार, इस एच से नोबेल पुरस्कार थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। इससे कुछ अगर मतलब कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए, जहां पे ध्यान देना उस पे ध्यान दो ना यार। टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होगी। इस बात का मतलब ये है कि सपोज कोई एक बैक्टीरिया है, उसके पास प्लाज्मिड है और उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो अगर आप उस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करो तो जनरली अगर इस बैक्टीरिया के पास में ये ना होती, ध्यान से सुनना, जैसे सपोज करो एक और बैक्टीरिया, इसके पास में कोई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो आपने जब भी टेट्रासाइक्लिन को इन दोनों बैक्टीरिया, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, जिसके पास नहीं थी, तो इनमें से क्या हुआ, जब आपने टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट किया तो इसके पास रेजिस्टेंस जीन थी। रेजिस्टेंस जीन का मतलब है कि टेट्रासाइक्लिन से अपने आप को रेजिस्ट कर पाएगा, तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, टेट्रासाइक्लिन इसके ऊपर कोई असर नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया जिसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं थी, आपने उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन को ट्रीट किया, तो वहां पे वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? ऐसे ही जैसे टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होती है, ऐसे ही हर एक एंटीबायोटिक के लिए अपनी अपनी रेजिस्टेंस जीन थी। जैसे एम्पिसिलिन के लिए क्या थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, ऐसे ही क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन भी हो सकती है, ऐसे ही केनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन भी हो सकती है। अलग अलग रेजिस्टेंस जीन है जिनके नाम है, लेकिन हमने इनमें से कौन सी रेजिस्टेंस को यूज करा है? टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बैक्टीरिया जिसके पास में ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है, और अगर आप इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन को डालोगे तो उससे भी ये रेजिस्ट कर लेगा, और अगर आप यहाँ पे एम्पिसिलिन को डालोगे तो एम्पिसिलिन से भी अपने आप को रेजिस्ट कर पाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको? और सपोज करो इसके पास एम्पिसिलिन नहीं है, रेजिस्टेंस जीन नहीं है, और इसके ऊपर एम्पिसिलिन डालोगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एक और मैंने बैक्टीरिया बना दिया और यहाँ पे मैंने एक और बैक्टीरिया बना दिया। नमन, इसका जवाब देना तुम, ठीक है? सपोज करो यहाँ पे इसके पास में एएमपीआर था और इसके पास टीटीआर नहीं था, और इसके पास में टीटीआर था, इसके पास में एएमपीआर नहीं था। फॉर एग्जांपल, नमन जल्दी जवाब देना, अगर मैं एम्पिसिलिन को यहाँ पे डालता हूं तो ये बैक्टीरिया मरेगा या जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा, पक्का जिंदा रहेगा। और यहाँ पे अगर टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है ना। क्या नहीं है? टेट्रासाइक्लिन तो ये रही ना। अरे मतलब वो जो जीन चाहिए वो प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है। रेजिस्टेंस जीन क्या करती है? बोला क्या? मुझे कह रहा क्या करती है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन से इस बैक्टीरिया को रेजिस्ट करवाती है या उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इस टेट्रासाइक्लिन के लिए इसके पास में नहीं है, जिस वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पीयूष अब मुझे आप बताओगे जल्दी से। पीयूष बेटा, मैंने यहाँ पे एम्पिसिलिन डालूंगा। पीयूष नहीं नहीं, जल्दी से जवाब दे। पीयूष, अगर मैंने एम्पिसिलिन डाला तो बैक्टीरिया के साथ क्या होगा? एमडी सर, एमडीएमएस, एमबीबीएस सारी डिग्री है तुम्हारे पास, पोस्ट डॉक, जल्दी बताइए मुझे। मर जाएगा? क्यों मरेगा? सर क्योंकि उसमें वो जीन प्रेजेंट नहीं है ना। कौन सी? सर वो जो नाम मुंह से बोल। टेट्रालीन। टेट्रालीन क्रीमों के नाम बोल रहा है यहाँ पे तू? अबे सोच रहे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे है, एम्पिलिन।
कौन सी चाहिए? एम्फिलिन डालेगा तो इसका क्या होगा? मर जाएगा। और अगर टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे डाला जाए तो सरवाइव करेगा। तो इसका बहुत बहुत बेसिक आंसर है बेटा। सुनो मेरी बात, पीयूष ब्लेंडर करते हो बेटा तुम? कह रहा ब्लेंडर नहीं सर, ब्लेंडर स्प्राइट चाहिए। ठीक है, अब सुनो आगे की बात। अब ये 3 है, ध्यान से सुनिए, इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा? इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ मेरे गधों, इधर देखो भाई। हमने क्या करना है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसके पास में कोई भी प्लाज्मिड मतलब पीबीआर नहीं है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ना ही इसके पास में टीटीआर है और ना ही इसके पास में एएमपीआर रेजिस्टेंस जीन है ना। सपोज करो जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब सीधा सीधा पीबीआर उठाया और भेज दिया, तो इसके पास में पीबीआर के अंदर हमने देखा था दोनों सेगमेंट प्रेजेंट थे, एम्फिसिलिन भी था और टेट्रासाइक्लिन भी था। तो यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात आप, तो यहां पे ये इसके पास में ये रहा एएमपीआर और मैंने उल्टा कर दिया मेरे हिसाब से, एमपीआर को इस तरफ होना चाहिए और यहाँ पे टीटीआर होना चाहिए, और इस तरफ जो ट्रांसफॉर्मेंट है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें क्या किया जाना है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हम क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जो BAMH1 साइट है, BAMH1 साइट है, BAMH1 साइट पे कौन सी रेजिस्टेंस थी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो यहाँ पे क्या है, ये रही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये रही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो BAMH1 से जब हमने क्या किया, इसे कट किया, जब इसे कट किया, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी वो क्या हो जाएगी? इनएक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनएक्टिवेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाने वाले हैं, किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने BAMH1 साइट और यहाँ पे मैंने कौन सी साइट हुआ करती थी, सपोज करो ये थी हिंट थर्ड, इस साइट को यूज कर लिया, हिंट थर्ड को यूज कर लिया, दूसरा मैंने BAMH1 साइट को यूज किया, और इससे कट करने के बाद में ये जो फ्रेगमेंट था, ये जो फ्रेगमेंट था जो यहां से निकलता, इसी फ्रेगमेंट की जगह पे मैंने क्या करा, अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे लाइगेज की मदद से जोड़ दिया। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या बन गया आपका? नहीं 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 नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन तो गया, लेकिन यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, ये क्या हो गई? इनएक्टिवेट हो गई। क्या हो गई? इनएक्टिवेट हो गई, या आप इस तरीके से कहिएगा कि डिसरप्ट हो गई। डिसरप्ट का मतलब टूट गई वहां से। तो यहाँ पे जब हमने फॉरेन जीन ऑफ इंसर्ट को यहाँ पे इंसर्ट किया और वहां पे जो एग्जिस्टिंग जीन का सीक्वेंस था, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वहां पे लगी हुई थी, वो इनएक्टिवेट हुई या डिसरप्ट हुई, या डिसरप्ट होने के बाद इनएक्टिवेट हुई, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने फॉरेन जीन को इंसर्ट किया है जिसकी वजह से वहां पे एग्जिस्टिंग जीन क्या हो गई? इनएक्टिवेट हो गई। प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहां पे क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ है, इस वाले के अंदर जो आरडीएनए बना है, इस आरडीएनए के अंदर केवल एक ही रेजिस्टेंस जीन बची। कौन सी वाली? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस बची, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को तो हमने इनएक्टिवेट कर दिया है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, उसके पास में केवल आपको क्या मिलेगी? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस मिलेगी। इसके अंदर जहां पे टेट्रासाइक्लिन होना चाहिए था वहां पे तो क्या लग चुका होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये डीएनए क्या बन गया होगा? आरडीएनए। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहाँ पे 3 तरीके की सेल आपको समझ में आई। एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं था, एक ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें दोनों रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट थी, मतलब सीधा सीधा पीबीआर 322 इसके अंदर भेज दिया गया, और एक वो थे ट्रांसफॉर्मेंट जिनके अंदर आरडीएनए जो एक्चुअल में हमने बनाया था उसे भेजा है। तो हमें कैसे बैक्टीरिया चाहिए? ये चाहिए। हमें इन ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसी बैक्टीरियल सेल्स नहीं चाहिए होंगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। सपोज करो आपने एक कल्चर प्लेट ली, एक कल्चर प्लेट ली, उस कल्चर प्लेट के अंदर आपने एक, ये 2 और ये 3 आपने जो है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल रख ली। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये ट्रांसफॉर्मेंट विद
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये 3 सेल हो गए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर कोई भी जीन नहीं है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके पास में एम्फिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, और जो रिकॉम्बिनेंट है उनके पास में केवल एम्फिसिलिन है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया गया था, अभी किया हमने। तो जैसे ही आप यहाँ पे एम्फिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को डालते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप एम्फिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को डालते हैं, तो इससे क्या होगा, एम्फिसिलिन को यहाँ पे डालने के बाद में ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, जैसे ही आप एम्फिसिलिन डालेंगे तो इसके पास भी एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस है, इसके पास भी एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस है, इसके पास में नहीं है, तो ये बैक्टीरिया खत्म हो गया। तो आपने सबसे पहले क्या कर दिया, दोनों ये दोनों क्या थे, ट्रांसफॉर्मेंट थे ना, तो ट्रांसफॉर्मेंट से सबसे पहले किसको अलग किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। अब दूसरी टास्क बची हमारे पास में, दूसरी टास्क क्या बची, अब इन दोनों के बीच में से ये और ये कैसे अलग किए जाए। अब इसमें ना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है काम। उल्टा क्यों हो जाएगा, आपने सपोज करो, मैं फिर से एक कल्चर प्लेट ये बना दे रहा हूं और एक कल्चर प्लेट मैंने ये बना दी। अब यहां पे पहला बैक्टीरिया ये रख दिया, दूसरा बैक्टीरिया ये रख दिया, पहला बैक्टीरिया ये रख दिया, दूसरा बैक्टीरिया फिर से रख दिया। अब यहां पे मैंने इनके अंदर प्लाज्मिड्स को बना दिया, इनके अंदर प्लाज्मिड को बना दिया, और ये वाला ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और ये ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। क्लियर है मेरी बात आपको। अब इनके अंदर यहाँ पे अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो दोनों जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे AMBR भी है और TTR भी है, और फिर से यहाँ पे केवल AMPR है लेकिन TTR यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी आपको AMPR मिलेगी और TTR मिलेगी, और इसके ऊपर केवल आपको क्या मिलेगी, AMPR TTR नहीं मिलेगी। क्लियर है मेरी बात आपको। तो अब आपने क्या करा, जैसे सपोज करो पहली कल्चर प्लेट जिसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस दोनों के पास है, तो अगर आप यहाँ पे एम्फिसिलिन डालते हो तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये दोनों बैक्टीरिया क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। क्यों सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। लेकिन इन्हीं बैक्टीरियाज को आप ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी प्लेट के अंदर, जो प्लेट कंटेन करके चल रही थी टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक को। अगर आपने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट के अंदर आपने इन बैक्टीरियाज को ट्रांसफर किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था वो तो सर्वाइव करेगा, और जिसके पास में नहीं था वो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है दिक्कत, जो बैक्टीरिया आपके लिए यूजफुल था वो मर जा रहा है, जो बैक्टीरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट था वही बैक्टीरिया मर जा रहा है। और इस प्रोसेस में क्या करना पड़ रहा है, देखिए आपको दो प्लेट में साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करनी पड़ रही है। एक प्लेट आपको कौन सी लेके चलनी पड़ रही है, एम्फिसिलिन वाली, और दूसरी प्लेट कौन सी लेके चलनी पड़ रही है, टेट्रासाइक्लिन वाली। तो दोनों प्लेट्स के अंदर साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, साइमल्टेनियसली आपने प्लेटिंग करी, आपने साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करी इन टू प्लेट्स। तो जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस था ये क्या हो रहा था, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, ये प्रोसेस क्या हो जा रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। और ये किस लिए बनाया गया था, ध्यान से सुनना, ये इसलिए करा गया या रिकॉम्बिनेंट को इसलिए मारा गया क्योंकि ये यहाँ पे ये चेक करना चाहते थे कि इसके अंदर जो इंसर्ट हमने लगाया है वो इंसर्ट प्रॉपरली लग पाया या नहीं लग पाया। अगर इंसर्ट लग पाया होगा तभी ये किल होगा, और अगर इंसर्ट नहीं लगा होगा तो टेट्रासाइक्लिन वहां पे इंटैक्ट रही होगी जीन, वो डिसरप्ट नहीं हुई होगी, तो वो सर्वाइव करेगा। लेकिन ये जो प्रोसीजर था ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, और इसकी वजह से एक नया मेथड यहां पे बनाया गया जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, जिसे कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। और ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या लिखा था कि वहां पे दो तरीके के सिलेक्शन थे, पहला सिलेक्शन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और दूसरा सिलेक्शन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो देखो सबसे पहले एक जो जीन थी, कौन सी जीन, एम्फिसिलिन, इसने सिलेक्शन करवाया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का। तो पहली जीन ने सिलेक्शन करवा दिया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में, और दूसरी जीन कौन सी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिसने सिलेक्शन करवाया किसके बीच में, ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ट्रांसफॉर्मेंट विद। क्लियर है मेरी बात। तो यहां पे मैं इस बात को ऐसे लिख दे रहा हूं कि वन जीन दैट इज AMPR, इसने हमारी हेल्प करी बिटवीन या सिलेक्शन करने में बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए।
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए, और यहां पे दूसरे वाले में जो दूसरी जीन थी हमारी, जो सेकंड जीन थी हमारी, जिसे मैं कह रहा हूं टीटीआर, उसने क्या किया, सिलेक्शन करवाया, बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसने ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट डीएनए और नॉन ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में क्या करवा दिया, सिलेक्शन करवा दिया। क्लियर सी बात है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट इसकी जगह पे कौन सा मेथड लाया गया था, तो मैंने बताया इसका एक इजी मेथड था जिसे हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। और ये याद रखना है, जो मैंने इतनी देर से कहानी समझाई है ना आपको, ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग कलर के बेसिस पे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑन बेसिस ऑफ कलर सिलेक्शन करेंगे, हम ऑन बेसिस ऑफ कलर सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे हम ब्लू और व्हाइट के बेसिस पे सिलेक्शन करने वाले हैं, ब्लू और व्हाइट कलर के बेसिस पे सिलेक्शन करने वाले हैं। कैसे होगा वो सिलेक्शन, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आप यहाँ पे सपोज करो एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे एक और बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास में एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है, प्लाज्मिड के अंदर जो जीन है उस जीन का नाम है लेक्जेड जीन। लेक्जेड जीन को ही मैं कह रहा हूं ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम को बनाने वाली जीन है, तो मैंने उसको बी गैल जीन लिख दिया। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एक एंजाइम को बनाती है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एक एंजाइम को कोड करती है, यही जीन जिसको मैं लेक्जेड नाम ले रहा हूं। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये दूसरा एक और बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड में क्या होगा, आपने जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन थी, उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा दिया। आपने क्या करा, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए लिया और इसका क्या कर दिया आपने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। अब एक बात बताइए, अगर बाहर की जीन यहां पे आके लग जाए जहां पे बी गैल जीन प्रेजेंट थी, तो ये जीन यहां पे बचेगी क्या, नहीं बचेगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। मतलब जिस जगह पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन थी उस जीन को हमने इनएक्टिवेट करवा दिया बाहर के डीएनए को उस जगह पे लगा के। क्लियर है मेरी बात आपको, तो इसमें हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ध्यान से सुनना, जिसके अंदर हमने बाहर से जीन लगा दी या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा दिया, वो रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो रिकॉम्बिनेंट है। और जिसके अंदर कुछ चेंज नहीं करा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ये है, ये क्या है आपका, रिकॉम्बिनेंट है, ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और यहां पे जो है ये आपका रिकॉम्बिनेंट है। और देखो एक बात बताइए आप मुझे, हमें दिक्कत इसी में तो आ रही थी जब सिलेक्शन कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो हम सिलेक्शन बहुत आसानी से कर रहे थे, बहुत आसानी से कर पा रहे थे। बस दिक्कत कहां पे आ रही थी, जब ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे थे। और उसी चीज का देखो सिलेक्शन यहाँ पे करा जाएगा, किसका, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में। अब कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जिसके अंदर भी ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन होगी, मतलब इसका इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं किया गया होगा, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बना रही होगी। अगर ये इसे बना रही होगी, तो अगर आप वहां पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को डालेंगे, तो ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, ये इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ में रिएक्ट करेगा। और ये दोनों जब साथ में रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एक ब्लू कलर की फॉर्मेशन होगी, वहां पे क्या होगा, ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जब आपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट से इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया और ये जो जीन है अब यहाँ पे नहीं बची, तो इसमें कोई भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन रहा होगा, क्योंकि आपने उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया है। तो वहां पे नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, यहाँ पे कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन रहा। अब याद करिए, देखिए यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम था, यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला था, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा था, तो अब किसकी फॉर्मेशन हुई थी, ब्लू कलर की। अब वहां पे कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन रहा है, और जब नहीं बन रहा है तो अगर आप यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को डालेंगे, जब आप यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को डालते हैं
तो उस कंडीशन में जब ये है ही नहीं तो रिएक्ट किसी के साथ कराएगा नहीं, और जब करेगा नहीं तो वहां पे कोई कलर की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वहां पे हमारा उसको जनरली क्या कह दिया जाएगा, व्हाइट कलर। तो आपको पेट्री प्लेट के अंदर क्या मिलेगा, अगर आप पेट्री प्लेट देखेंगे तो जो भी ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलेंगी, इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे बैक्टीरिया कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और जितने भी बैक्टीरियाज ऐसे मिलेंगे वो सारे के सारे बैक्टीरियाज की कॉलोनीज कौन सी हैं, इनके पास में आरडीएनए था। तो आप ऐसे बैक्टीरियाज को यूज कर सकते हो किसी क्या करने के लिए, आगे के फर्दर प्रोसेस को करने के लिए। क्लियर है मेरी बात, आपको पक्का क्लियर है। अब ये जितना भी बताया मैं एक बार से